हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, क्लास 9th एनसीईआरटी से अब तक जो हमने चैप्टर्स कवर कर लिए हैं वो है अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ यानी कि पदार्थ और उनकी अवस्थाएं। अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है यानी कि तत्व, यौगिक और मिश्रण। अध्याय 3 हम लोगों ने कवर किया, आखिरी वीडियो इसी अध्याय का था, परमाणु एवं अणु। हमने अध्याय 5 कवर कर लिया है, जीवन की मौलिक इकाई, और अध्याय 6 कवर कर लिया है, ऊतक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अध्याय 4 परमाणु की संरचना। तो अगर आपने ये चैप्टर परमाणु एवं अणु नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इस वाले चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही आकर के परमाणु की संरचना आप चैप्टर को कवर कीजिए। तो परमाणु की संरचना चैप्टर को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। परमाणु संरचना का ये पार्ट 1 है, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का ये पार्ट 1 है। 2 पार्ट्स में ये चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है। कोशिश करूंगा कि 2 पार्ट के अंदर जो है ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाए। अगर आप मेरे से साइंस एकदम से डीप में पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, तो ऐप पर हमारे साइंस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसी कोर्स का नाम पहले जनरल साइंस हिंदी था, अब आपको इस नाम से ये कोर्स दिखेगा। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो साइंस की पढ़ाई करना चाहते हैं एकदम से डीप में जाकर के, तो आप हमारे इस वाले कोर्स में आकर के एनरोल कर सकते हो। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हो तो एज अ बोनस आपको ये सारे पीडीएफ दिए जाएंगे फ्री में। अगर आप इन सारे पीडीएफ को बाई करते हो अलग से तो 160 आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो तो ये सारे पीडीएफ आपको इसमें मिल जाएंगे फ्री में, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। देखते हैं कि परमाणु संरचना से संबंधित इस चैप्टर में क्या सब बातें कही गई हैं। अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर के बने हैं। अगर आपने अध्याय 3 पढ़ा तो वहां हम लोगों ने पढ़ा था कि जो परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, वो एक साथ आते हैं और मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। उस पदार्थ को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे बने हैं। अगर परमाणुओं का अस्तित्व है, अगर परमाणु एग्जिस्ट करते हैं तो उनसे बनने वाले जो पदार्थ होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे। अगर परमाणु ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो पदार्थ भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है। अगर आपको याद हो तो डाल्टन ने कहा था कि अलग अलग तत्वों के परमाणु के गुणधर्म अलग अलग होते हैं। सवाल ये उठता है कि अलग अलग तत्व के परमाणु जो होते हैं, भिन्न भिन्न तत्व के जो परमाणु होते हैं, उनके गुणधर्म भिन्न भिन्न क्यों होते हैं, राइट। उसके बाद क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं, जैसा कि डाल्टन ने कहा था। डाल्टन ने कहा था कि जो परमाणु है वो अविभाज्य है। किसी पदार्थ के अंदर वो सूक्ष्मतम कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, डाल्टन ने उसे परमाणु कहा था। तो क्या सच में जो परमाणु है वो अविभाज्य है, डिविजिबल नहीं है, राइट। तो डाल्टन ने प्रतिपादित किया था परमाणुओं के भीतर नहीं, डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं। जैसा कि डाल्टन ने क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, या परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। जैसा डाल्टन ने कहा था परमाणु अविभाज्य है, क्या ये सच है, या फिर परमाणु के भीतर छोटे अन्य घटक विद्यमान होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि परमाणु के भीतर छोटे अन्य घटक विद्यमान होते हैं। ऐसा नहीं है कि परमाणु जो है सबसे छोटा, सबसे सूक्ष्मतम कण है, ऐसा नहीं है। परमाणु जो है विभाज्य होते हैं। तो डाल्टन की ये जो बातें थी ये गलत साबित हो जाती है। इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। कौन से? ये दोनों प्रश्न कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न क्यों होते हैं और जो परमाणु है वो विभाज्य है। हम अपरमाणुक कणों और परमाणुओं के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अपरमाणुक कण का मतलब क्या हुआ? वो सारे कण जो एटम्स के भीतर पाए जाते हैं, परमाणुओं के भीतर पाए जाते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में। और जो एटम के स्ट्रक्चर को बताने के लिए अलग अलग मॉडल्स दिए गए हैं अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनसे यह पता चलेगा कि ये कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित है। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना और उनके गुणों के बारे में पता लगाना।
19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? परमाणु की संरचना कैसी है और परमाणुओं के गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया है और अलग अलग तरीके से एटम के स्ट्रक्चर को समझाया है। परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत, परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत या फिर बोल सकते हो परमाणु जो है विभाज्य है, उनके अनेक संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला। परमाणु जो है वो विभाज्य है, इनके कई सारे संकेत हमें मिलते हैं, जिसमें से एक संकेत है स्थिर विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और अलग अलग पदार्थों से जो अलग अलग विद्युत चालन होता है वो, राइट। जो एक संकेत है वो है स्थिर विद्युत और अलग अलग पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से जो है हमें परमाणु के अविभाज्य न होने के संकेत मिलते हैं। परमाणु के अविभाज्य न होने के संकेत यानी कि परमाणु के विभाज्य होने के संकेत। पदार्थों में आवेशित कण, ये हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करें। तो चैप्टर 4 का ये पहली एक्टिविटी है। एक्टिविटी ए, सूखे बालों पर कंघी कीजिए। क्या कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है? हो सकता है तो आपने बचपन में ये चीज किया भी होगा, कंघी लिया होगा, सूखे बाल पर आपने ऐसे रगड़ा होगा, फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़े होंगे अगर आपके पास, उस कंघी को उस छोटे छोटे टुकड़े के पास आप लेकर के जाते हैं तो वो जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, हल्के होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए, वो आकर्षित होते हैं। हो सकता है कि आपने बचपन में ये चीज किया होगा। आप में से कोई है जिन्होंने ये काम किया हुआ है? कांच की एक छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़िए और इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाइए। क्या होता है? ध्यान से देखिए। क्या होता है? ध्यान से देखिए। जब आप सिल्क के कपड़े पर कांच की छड़ को रगड़ते हैं, जब आप सिल्क के कपड़े पर कांच की छड़ से रगड़ते हैं, कपड़ा है, ठीक है, मान लो यही कपड़ा है, इस पर कांच की छड़ को ऐसे रगड़ दिया, फिर उस छड़ को हम हवा से भरे गुब्बारे के पास लेकर के जाते हैं तो गुब्बारा जो है आकर्षित होता है इस छड़ से। अब ये आकर्षित क्यों होते हैं? देखो, एक आवेशित पदार्थ एक दूसरे अनावेशित पदार्थ को आकर्षित कर सकते हैं। एक आवेशित पदार्थ किसी अनावेशित पदार्थ को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन एक का आवेशित होना जरूरी है। यहां पर कंघी जो है आवेशित हो जाता है, जो किसको आकर्षित करता है? कागज के टुकड़े, छोटे छोटे जो टुकड़े थे जो कि अनावेशित थे उसको आकर्षित करते हैं, राइट। कांच की छड़ जो आवेशित हो चुकी है यहां पर, वो किसको आकर्षित कर रही है भाई? ये गुब्बारे को आकर्षित कर रही है जो कि अनावेशित है। तो अनावेशित पदार्थ को आवेशित पदार्थ जो है आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन अब देखो, कंघी जो कि पहले रगड़ने से पहले अगर आप कंघी को कागज के टुकड़े के पास लेकर के जाते हैं तो वो आकर्षित नहीं होते। कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़ने से पहले गुब्बारे के पास लेकर के जाते हैं तो वो आकर्षित गुब्बारा नहीं होता। लेकिन जब आपने कंघी को सूखे बाल पर रगड़ा, जब कांच की छड़ को आप सिल्क के कपड़े पर रगड़ा तो उन पर आवेश आ गए, यानी आवेशित कण जो है उनके ऊपर आ जाते हैं। अब ये आवेशित कण कहां से आ जाते हैं इसके ऊपर? तो ये जो कंघी है, ये जो कांच की छड़ है, इनमें जो परमाणु है, इनके सतह पर जो परमाणु है, उनमें जो आवेशित कण है वही आ जाते हैं इनके ऊपर। यानी परमाणु के भीतर आवेशित कण है। अगर परमाणु के भीतर आवेशित कण है मीन्स परमाणु सूक्ष्मतम कण तो नहीं है। अगर किसी चीज के भीतर कुछ है तो आप उस चीज को सबसे छोटा थोड़ी बोलेंगे, उस चीज को आप सबसे छोटा थोड़ी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो इससे यह चीज पता चला, यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यहां पर लिख करके आपको बताया गया है, यही है। तो इससे पता चला कि जो परमाणु है वो विभाज्य है, वो अविभाज्य नहीं है, क्योंकि ये पदार्थ जो है आवेशित हो जाते हैं, यानी इनके ऊपर आवेशित कण आए हैं। कहां से आए हैं भाई? तो परमाणु से आए हैं। इसका मतलब परमाणु जो है वो विभाज्य है, अविभाज्य नहीं है। डाल्टन की जो बातें थी कि परमाणु अविभाज्य है वो गलत साबित हो जाती है। इन क्रियाकलापों से क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है? बिल्कुल सही बात है। यह आवेश कहां से आता है? परमाणु से आता है। इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य है और आवेशित कणों से बना है। परमाणु क्या है? विभाज्य है और इनके भीतर क्या है? आवेशित कण है। यही आवेशित कण जो होते हैं
पदार्थों के ऊपर आ जाते हैं जब हम उसे रगड़ते हैं। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। अब परमाणु के भीतर ये जो आवेशित कण है, एक समय था जब इनके बारे में पता नहीं था। डाल्टन ने कहा था कि जो परमाणु है अविभाज्य है, तो इनके भीतर जो आवेशित कण है इनका पता लगाने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना योगदान दिया है। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है। 19th सेंचुरी की एंड तक ये जान लिया गया था कि जो एटम्स होते हैं वो डिविजिबल होते हैं, वो इंडिविजुअल नहीं होते हैं, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणुक कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। यानी 19वीं शताब्दी के अंत तक ये जान लिया गया था कि कम से कम इसमें भाई एक इलेक्ट्रॉन, तो एक अपरमाणुक कण, एक सब एटॉमिक पार्टिकल तो है जिसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और इस इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। आप ये याद रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की। ये जो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी ना 1897 में हुई थी, 1897 में हुई थी। जे थॉमसन ने इस इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, राइट। लेकिन 1897 से पहले आओ 1886 में एक वैज्ञानिक थे जिन्हें कहा जाता है, जिनका नाम था गोल्डस्टीन। इन्होंने ना एक विकिरण की खोज की थी जिसे कैनाल रे कहा जाता है। इस कैनाल रे को एनोड रे भी कहा जाता है। इस कैनाल रे को एनोड रे भी कहा जाता है। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रे है, यानी धन आवेशित विकिरण है। 1886 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी? एनोड रे की खोज की थी। इसी को कैनाल रे कहा जाता है, जो कि धन आवेशित विकिरण थी। इसी विकिरण से जो है आगे चल करके, है ना, काफी आगे चल करके प्रोटॉन की खोज होती है। प्रोटॉन की खोज होती है और इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। लेकिन एग्जाम में जब भी प्रश्न पूछा जाता है प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो आंसर दिया जाता है गोल्डस्टीन। तो आप देख लेना कि जो प्रश्न पूछा गया है वहां पर विकल्प किस प्रकार से है। अगर गोल्डस्टीन है ऑप्शन में तो आप गोल्डस्टीन को ही टिक मारना, अगर नहीं है तो आप रदरफोर्ड को टिक मार सकते हो। ये जो एनोड रे है ना, ये धन आवेशित थी। तो बाद में रदरफोर्ड ने कहा कि भाई ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, तो उन्होंने कहा कि यही प्रोटॉन है, यानी प्रोटॉन से ही ये जो विकिरण है ये बनी हुई है। लेकिन गोल्डस्टीन ने ऐसा नहीं कहा था, यानी इस विकिरण की खोज के बाद गोल्डस्टीन ने ऐसा नहीं कहा था कि एटम के भीतर जो है एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है ना। जैसे जे थॉमसन ने कहा था कि एटम के भीतर जो एक नेगेटिवली सब एटॉमिक पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन, ऐसा गोल्डस्टीन ने नहीं कहा था कि एटम के भीतर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, यानी कि धन आवेशित कण है जिसे प्रोटॉन कहा जाता है। ऐसा गोल्डस्टीन ने नहीं कहा था, ऐसा रदरफोर्ड ने कहा था। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। हो सकता है आपके एग्जाम में जब प्रश्न पूछा जाए कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो आंसर वहां गोल्डस्टीन दिया जाए। रेलवे के भीतर जब भी सवाल पूछा गया है तब भी प्रोटॉन की डिस्कवरी को लेकर के आंसर जो है गोल्डस्टीन ही दिया गया है। तो 1886 में एक नए विकिरण की खोज हुई जिसे कैनाल रे का नाम दिया गया। ये किरणें धन आवेशित विकिरणें थी जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। देखो लिखा हुआ ना, जिसके द्वारा, इसके द्वारा दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज हुई, राइट। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। भाई दूसरा पार्टिकल ये प्रोटॉन था। कहा जा रहा है कि जितना प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी होता है, लेकिन नेचर अपोजिट होता है। नेचर अपोजिट होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना ही चार्ज प्रोटॉन के ऊपर भी होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन ये धन आवेशित है और ये ऋण आवेशित है, तो विपरीत है, प्रकृति में विपरीत है। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो समान है। आप याद रखेंगे, इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। देखो आवेश की बात करेंगे तो परिमाण दोनों के बराबर है, बस नेचर जो है अपोजिट है। लेकिन अगर मास की बात करेंगे तो प्रोटॉन जो है काफी भारी है इलेक्ट्रॉन की तुलना में। लिखा हुआ है कि इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है, यानी कि काफी भारी है एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से। उनको प्रोटॉन नाम दिया गया।
ये नाम काफ़ी बाद में दिया गया है, मेरे ख्याल से 1917 में, 1917 में आई थिंक दिया गया है। लेकिन ये जो एनोड रे है, केनाल रे है, इसकी खोज जो है 1886 में गोल्डस्टीन ने की थी। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को E माइनस, ये ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो E माइनस से डिनोट करते हैं। और प्रोटॉन को हम लोग डिनोट करते हैं P प्लस से। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश +1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 लिया जाता है। अब ये जो है ना, ये जो मैग्नीट्यूड है, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, इसे हम लोग क्या मानकर चलते हैं, 1 यूनिट मानकर चलते हैं। यहाँ भी वही मैग्नीट्यूड है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, 1 यूनिट मानकर चलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग -1 यूनिट बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग +1 यूनिट बोलेंगे। अगर हम मास की बात करते हैं तो प्रोटॉन के मास को हम लोग 1 इकाई मानकर चलते हैं, 1 यूनिट मानकर चलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है काफ़ी कम है प्रोटॉन की तुलना में, तो इसे हम लोग लगभग 0 लेकर के चलते हैं। यानी मास ऑफ प्रोटॉन अगर हम बोले तो इसे हम लोग 1 यूनिट मानकर चलेंगे, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो इसे हम लोग 0 मानकर चलते हैं। समझे आप? आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। ऐसा माना गया कि जो एटम्स होते हैं उनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, संख्या में समान होते हैं, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। भाई 5 अगर प्लस चार्ज है तो 5 माइनस चार्ज है, दोनों एक दूसरे को काट कूट देंगे, तो परमाणु जो है कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। जो परमाणु है वो उदासीन है। उदासीन है का मतलब क्या हुआ, भाई परमाणु के भीतर तो प्लस वाले भी है बैठे हुए हैं और माइनस वाले भी बैठे हुए हैं, फिर भी परमाणु उदासीन है। इसका मतलब क्या हुआ, जितने प्लस वाले हैं उतने ही माइनस वाले हैं। और बाद में यह भी पता चला कि जो प्रोटॉन है वो परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं, सबसे भीतर में है। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जाता है लेकिन प्रोटॉन को नहीं। जब आप कंघी को ऐसे बाल पर रगड़ते हैं या फिर कांच की छड़ को आप सिल्क कपड़े पर रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का नहीं होता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं। हमें इस प्रश्न का उत्तर नीचे मिलेगा। सवाल ये अब उठता है कि ये जो कण होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे एक परमाणु की संरचना करते हैं, कैसे परमाणु की संरचना करते हैं ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब आपसे किताब में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है केनाल किरणें क्या है। केनाल किरण को हम लोग एनोड किरण भी बोलते हैं, एनोड रे भी बोलते हैं। मैंने आपसे कहा कि ये धन आवेशित विकिरणें हैं, धन आवेशित विकिरणें हैं, जिससे आगे चल करके प्रोटॉन की खोज हुई थी। यदि किसी परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं। सवाल आपसे ये कहा जा रहा है कि एक परमाणु में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है 1 प्रोटॉन है तो क्या इस परमाणु के ऊपर कोई आवेश होगा या नहीं होगा, ये एक्चुअल में सवाल है। तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन है मतलब 1 माइनस 1 यूनिट चार्ज है, 1 प्रोटॉन है मतलब +1 यूनिट चार्ज है, तो 1 प्लस चार्ज 1 माइनस चार्ज, तो एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। जो परमाणु होगा वो उदासीन होगा, जो परमाणु होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1 प्लस चार्ज और 1 माइनस चार्ज है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे, तो परमाणु जो है उदासीन हो जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, जितने व्यूज आते हैं कम से कम उसका 50% तो लाइक हो, जितने व्यूज आते हैं कम से कम उसका 50% तो लाइक हो। इसीलिए अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो आप वीडियोज को देखते आ रहे हैं और आप लाइक नहीं करते हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके द्वारा किया गया लाइक जो है मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। जितने लाइक्स आएंगे उतना ही ज़्यादा मुझे मज़ा आएगा वीडियो बनाने में, मुझे जितना मज़ा आएगा वीडियो बनाने में आपको उतना ही अच्छा कंटेंट मिलेगा देखने के लिए।
उतने ही अच्छे से जो है आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि मुझे मज़ा आएगा वीडियो बनाने में, समझाने में। तो ये जो आपके लाइक्स होते हैं आपके लिए मायने नहीं रखते हैं, लेकिन मेरे लिए मायने रखते हैं। तो अगर आप पुराने स्टूडेंट्स हैं जो इस सीरीज के वीडियोज़ को या फिर इस चैनल पर आ रहे हैं वीडियोज़ को देखते आ रहे हैं और आप लाइक ही करने में कंजूसी करते हो, पता नहीं क्यों, तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, राइट। अगर आप पहली बार देख रहे हो इस वीडियो को, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार ही ये वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पे आकर के, तो आप पहले वीडियोज को देख लें, उसके बाद वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो। लाइक देने में कुछ नहीं जाता है, एक बटन क्लिक करना है, लाइक हो जाएगा। तो आप इसमें कंजूसी मत किया कीजिए, कम से कम जितने व्यूज आते हैं उसका 50% तो लाइक्स आप दे दें। अगर आप थोड़ा और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं अपने तरफ से, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, कहीं भी जहां भी आपका दिल करे वहां शेयर कर सकते हो। इससे जो है चैनल को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, आपके लाइक्स भी जो है चैनल को बूस्ट करेंगे। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह के वीडियो जो है आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो सबसे पहला काम तो आपको लाइक करना है। थोड़ा आप और सपोर्ट करना चाहते हैं दिल से, तो आप शेयर कर सकते हो जहां भी आप कर सकते हो, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है तो। बोलना पड़ता है क्योंकि आप लोग करते नहीं हो। मुझे लगता है कि भाई वीडियो पसंद आएंगे तो आप खुद ही लाइक कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वीडियोस तो आपको अच्छे लगते हैं, आपको मज़ा आता है, लेकिन लाइक्स नहीं देते हो, तो आप लाइक्स जरूर दें। आपके द्वारा दिया गया लाइक मेरे लिए जो है ATP का काम करता है। ATP से पता है ना क्या होता है, एनर्जी मिलती है कोशिका को। तो आपके लाइक्स ATP की तरह APT के जैसा ही बिहेव करते हैं मेरे लिए, मुझे ऊर्जा जो है मिलती है आपके लाइक से। तो लाइक बटन पर जो है जरूर क्लिक कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अभी के अभी ही कर दो, बाद में भूल जाओगे क्या पता, अभी के अभी ही कर दो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और परमाणु की संरचना हम लोग कवर करते हैं। ये चैप्टर 4 का दूसरा टॉपिक है। हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य अविनाशी था। पढ़ चुके हैं कई बार। लेकिन परमाणु के भीतर 2 मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। जैसे ही पता चला कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों महाराज बैठे हुए हैं, इससे डाल्टन साहब का जो सिद्धांत था, जिस सिद्धांत में कहा गया था कि जो परमाणु है वो अविभाज्य है, गलत साबित हो जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ने डाल्टन की बोल सकते हो कि इस सिद्धांत को गलत कर दिए। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित है। भाई परमाणु के भीतर अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो कैसे हैं, किस तरीके से अरेंज्ड हैं वो परमाणु के भीतर, ये जानना था। इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। याद रखेंगे आप, परमाणु की संरचना से हमें क्या पता चलेगा, परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ये कैसे उसमें अरेंज्ड है, यही तो पता चलेगा। परमाणु की संरचना का मतलब क्या, परमाणु को बनाने वाले जो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो परमाणु के भीतर कैसे कैसे व्यवस्थित हैं। इस चीज का पता जो है अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से लगाया। कई सारे मॉडल्स आए, परमाणु की संरचना के कई सारे मॉडल्स दिए गए कि भाई देख लो ऐसा परमाणु होता है, इसके भीतर इलेक्ट्रॉन ऐसे होते, प्रोटॉन ऐसे होते, इस तरीके से। वो पहला वैज्ञानिक कौन था जिसने पहला मॉडल प्रस्तुत किया परमाणु की संरचना से संबंधित? तो आपका नाम, आप नाम याद रखेंगे, जे थॉमसन। यानी जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की वही वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए मॉडल दिया था। लेकिन इनका मॉडल जो है फेल कर जाता है बुरी तरीके से, ठीक है। लेकिन याद तो रखना पड़ेगा कि पहला मॉडल किसने दिया। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल, देखो हिंदी में टॉमसन लिखा जाता है, अंग्रेजी में थॉमसन लिखा जाता है। अंग्रेजी में हम लोग ऐसे लिखते हैं जे थॉमसन, राइट। इसलिए मैं थॉमसन बोल रहा हूं आपको। थॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। इनके अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली थी ना। इन्होंने क्या कहा, परमाणु एक धन आवेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे थे। भाई कैसे, जैसे जो क्रिसमस केक होता है उसमें जो सूखा मेवा होता है, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो धसे होते हैं, ठीक वैसे ही हम तरबूज से भी कंपेयर कर सकते हैं।
तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरफ बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धन आवेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धंसे हैं। यह क्रिसमस केक है। ये क्रिसमस केक है। तो जे थॉमसन का कहना था कि जो परमाणु है वो धन आवेशित गोला है। जो धन आवेश वो कैसे बिखरा पड़ा है, जैसे कि क्रिसमस केक में ये जो पार्ट होता है केक, ये जो क्रिसमस केक है, जैसे क्रिसमस केक में ये केक है वैसे ही परमाणु में धन आवेश है, और जैसे ही इस केक में ये ड्राई फ्रूट्स धंसे हुए हैं वैसे ही परमाणु में जो धन आवेश है उसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं। जैसे ये ड्राई फ्रूट्स धंसे हुए हैं ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स धंसे हुए हैं। जैसा ये केक है वैसा क्या है, धन आवेश है, और जैसे ये ड्राई फ्रूट्स धंसे हुए हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं। यही चीज आपसे कहा गया है। परमाणु एक धन आवेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। राइट। तरबूज से कंपेयर करो तो ये जो लाल लाल भाग है बिखरा हुआ तरबूज के भीतर, कुछ वैसे ही जो धन आवेश है वो तरबूज में बिखरा हुआ है। धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरफ बिखरा है। इसका मतलब क्या हुआ कि तरबूज के भीतर जो ये लाल लाल भाग होता है जो कि खाने वाला भाग होता है, जिस प्रकार से ये बिखरा होता है वैसे ही परमाणु के भीतर धन आवेश बिखरा होता है। इलेक्ट्रॉन भाई कैसे होते हैं, जैसे तरबूज के भीतर ये सीड्स धंसे होते हैं, ये लाल लाल खाने वाला जो भाग है इसके भीतर जो सीड्स धंसे होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स धंसे होते हैं इस धन आवेश में। तो तरबूज से कंपेयर कर लो या फिर आप किससे कंपेयर कर लो, क्रिसमस केक से कंपेयर कर लो। तो ये था उनका मॉडल। पूरा का पूरा गोला कैसा है, धन आवेश से बना हुआ है, और उस धन आवेश में इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं। ऐसे देखो यहाँ पर माइनस से दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं, और पूरा का पूरा गोला ही क्या है, अपने आप में धन आवेशित है, धनात्मक गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है ये धंसे होते हैं। तो थॉमसन ने देखो क्या कहा, परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। जैसे तरबूज में लाल खाने वाला भाग पूरे तरबूज में बिखरा होता है, कुछ वैसे ही पूरे के पूरे परमाणु में क्या बिखरा हुआ है, धन आवेश। जैसे तरबूज का बीज धंसा होता है लाल खाने वाले भाग में, वैसे ही धन आवेश में इलेक्ट्रॉन जो है धंसा होता है। इन्होंने पहला तो ये कहा जो कि फर्जी साबित हुआ आगे चल करके। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। ये बातें इनकी सही थी कि एक परमाणु उदासीन इसलिए है क्योंकि भाई जितने मैग्नीट्यूड में ये धन आवेश है उतने ही मैग्नीट्यूड में क्या है, ऋण आवेश है। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश मैग्नीट्यूड में समान है, भाई जितने माइनस चार्ज उतने ही प्लस वाले चार्ज हैं, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। इसीलिए जो परमाणु है वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। ये बातें इनकी सही है, लेकिन ये जो इन्होंने कहा बिल्कुल ही गलत है। यद्यपि थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका, जैसा कि हम आगे देखेंगे। अब जे थॉमसन ने ये बातें जो कही, तो भाई अलग अलग वैज्ञानिक क्या है उस दौर में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने सोचा कि ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जैसा कि जे थॉमसन ने कहा था कि परमाणु धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने सोचा कि ऐसा ही हो सकता है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो उनके रिजल्ट्स जो है ऐसा मिलना चाहिए था ना कि जो परमाणु है धन आवेशित गोला है, इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं, लेकिन उनको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। जे थॉमसन ने जो कहा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था वैज्ञानिकों को, तो पता चलेगा कि भाई ये फर्जी बात है, लेकिन ये चीज उनको दिख रहा था, तो ये सही बात है। राइट। परमाणु मॉडल जो जे थॉमसन ने दिया, हम कहेंगे कि वो फेल हो गया, है ना, फेल हो गया, इस मामले में फेल हो गया। जे थॉमसन के बारे में बॉक्स के अंदर कुछ बातें लिख करके दी गई है जे थॉमसन के जीवन के बारे में। आप इसमें देखो याद रखना कि जे थॉमसन जो थे ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के थे। आप चाहो तो याद रखो या फिर ना याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने की, और इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण इनको दिया गया 1906 में नोबेल प्राइज फिजिक्स के अंदर। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ये 1897 में की गई थी, 1897 में की गई थी। एक बार इस साल को जो है
आप क्रॉस चेक कर लेना, हो सकता है कि मेरे से कुछ यहाँ पर मिस्टेक हो रहा हो, फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। मेरे ख्याल से 1897 में जो है इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने की थी। 1906 में इनको नोबेल प्राइज मिला था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए फिजिक्स के अंदर, राइट। जे थॉमसन के बाद जो अगला मॉडल दिया गया, अगला मॉडल जो दिया गया वो दिया गया रदरफोर्ड के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। तो रदरफोर्ड यह जानने को इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया। अब भाई ये इंटरेस्टेड थे ये जानने में कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे व्यवस्थित है। ये जानना चाह रहे थे कि एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन जो है कैसे व्यवस्थित है। तो इन्होंने अपना एक किया एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि सोने की पन्नी ली। सोना एक धातु है और धातु आघातवर्ध होते हैं, पीट पीट करके पतली चादर के रूप में धातु को ढाल सकते हैं। सोना सबसे ज्यादा आघातवर्ध है, यानी सोना धातु से आप सबसे पतली चादर बना सकते हो। सोना से बनी हुई जो चादर है वो जितनी पतली हो सकती है, अन्य किसी भी धातु से बनी हुई चादर उतनी पतली नहीं होगी, क्योंकि सोना ही सबसे ज्यादा आघातवर्ध है। तो इन्होंने सोना चुना और लिया इन्होंने अल्फा कण। अल्फा कण किसको बोलते हैं? अल्फा कण बोलते हैं हीलियम 2+ को। भाई हीलियम के भीतर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों बाहर निकाल दो तो वो अल्फा पार्टिकल कहलाएगा। इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोना सबसे ज्यादा आघातवर्ध है, तो सोना धातु से ही बहुत पतली परत या फिर चादर वो बना सकते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। सोचो, ये जो परत थी सोने की इतनी पतली थी, सोने की पन्नी इतनी पतली थी कि इसकी मोटाई बस 1000 परमाणुओं के बराबर थी, बस हो गया। अल्फा कण द्विव आवेशित हीलियम कण है। मैंने आपसे कहा द्विव आवेशित हीलियम कण है, He2+ है। इसी को हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ये धन आवेशित होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हीलियम एटम के अंदर। जब वो उदासीन होता है, दोनों के दोनों बाहर निकाल दिए तो इसके ऊपर 2+ चार्ज आ गया। अब इसके भीतर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अल्फा पार्टिकल में 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं, अल्फा पार्टिकल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, आप ध्यान में रखेंगे। इसका द्रव्यमान 4U होता है, 4 होता है। हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 4 होता है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। इलेक्ट्रॉन आए जाए इससे द्रव्यमान पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैंने आपको अध्याय 3 में बता रखा है। इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा की यहाँ पर बात की जा रही है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 12mv²। कहा जा रहा है कि इसके पास अच्छा खासा द्रव्यमान है। द्रव्यमान के साथ गतिज ऊर्जा का सीधा संबंध है। तो अगर द्रव्यमान ज्यादा है मतलब गतिज ऊर्जा जो है वो ज्यादा है, राइट। तो अल्फा पार्टिकल द्विव आवेशित हीलियम कण है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। धन आवेशित है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन है आपसे पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन है या नहीं है ये आपको ध्यान में रखना है। और जो द्रव्यमान है वो 4 है, जो कि हीलियम एटम का होता है। यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्वान अपरमाणुक कणों के द्वारा, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल के द्वारा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। इन्होंने देखो क्या अनुमान लगाया था कि यार प्रोटॉन की तुलना में, ठीक है, प्रोटॉन की तुलना में, इलेक्ट्रॉन की तुलना में ये जो अल्फा कण है बहुत ज्यादा भारी है, इनके पास बहुत ज्यादा गतिज ऊर्जा है, यानी कि तेजी से भाग रहे हैं। तो इन्होंने क्या सोचा था कि जो ये अल्फा कण है इनमें अगर विक्षेपण होगा भी तो ज्यादा विक्षेपण नहीं होगा, ये सीधा चीरते हुए जो है, एटम को चीरते हुए आराम से अल्फा कण जो है निकल जाएंगे। ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया था। अगर मान लो कि डेविएशन होगा भी तो थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा नहीं होगा, ठीक। देखो कुछ ऐसा इनका सेटअप था। यहां इन्होंने सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया, मतलब एक ऐसा चीज लिया, एक ऐसा पदार्थ यहां पर लिया, रेडियोधर्मी पदार्थ इन्होंने यहां पर लिया, जो क्या छोड़ रही थी भाई? हीलियम, ये डबली आयोनाइज्ड हीलियम पार्टिकल यानी अल्फा पार्टिकल। ये जो पदार्थ था ये हीलियम अल्फा पार्टिकल को जो है लगातार यहां से छोड़े जा रहा था। जैसे मान लो कि मशीन गन है, यहां से धाए 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 जो है
बुलेट को छोड़ा जा रहा है, कुछ वैसे ही मान लो कि ये जो पदार्थ है यहाँ से लगातार अल्फा पार्टिकल को छोड़ा जा रहा है ना, लगातार अल्फा पार्टिकल को छोड़ा जा रहा है। और देखो ऐसे यहाँ पर एक पट्टी बनाया गया है, एक स्क्रीन बनाया गया है, इसे कहा जाता है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। इस स्क्रीन की खासियत क्या होती है कि जब भी कोई आवेशित कण जो है इस स्क्रीन पर आकर के टकराएगा तो वहां पर चमक आ जाएगा, है ना, एक चमकीला स्पॉट बन जाएगा। जहां जहां आवेशित कण, ये भी तो क्या है, आवेशित कण है, अल्फा पार्टिकल क्या है, आवेशित कण है, इसके ऊपर 2+ चार्ज है। तो जहां जहां आवेशित कण आकर के इस स्क्रीन पे टकराएगा, ये स्क्रीन जो है इस स्क्रीन के ऊपर जो है एक ब्राइट स्पॉट बन जाएगा, चमकीला धब्बा बन जाएगा, ठीक है, चमकीला धब्बा बन जाएगा। और देखो इस बीम ऑफ पार्टिकल्स को, यानी ये जो पूरा पुंज है अल्फा पार्टिकल का दिखाया गया है, इसे गुजारा गया किससे, सोने की पन्नी से। सोने की पन्नी से जब गुजारा गया तो इन्होंने क्या देखा, अच्छा यहां पर भी देख लो आप पिक्चर को, पहले बहुत सारे आपको एटम्स दिखाए गए हैं और बहुत सारे आपको अल्फा पार्टिकल्स दिखाए गए हैं, उनका पाथ दिखाया गया है। तो आप यहां पर साफ साफ देख पा रहे हो कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स जो है वो ऐसे सीधे निकल गए, है ना, ऐसे सीधे निकल गए हैं। अधिकांश अल्फा पार्टिकल ऐसे सीधे निकल गए हैं। कुछ का विक्षेपण हुआ है थोड़े बहुत एंगल से, कुछ का विक्षेपण तो हुआ है लेकिन थोड़े बहुत एंगल से, लेकिन कुछ का विक्षेपण 180 डिग्री से हो गया, जैसे इस वाले केस में आप देख सकते हो, ठीक। और इस वाले में तो लगभग 180 डिग्री से हुआ है। इनको कैसे पता चला, यहां से अल्फा पार्टिकल छोड़ा जा रहा है तो इन्होंने देखा कि अधिकांश जो ब्राइट स्पॉट है वो इस वाले रीजन में देखने को मिल रहा है, इस वाले रीजन में देखने को मिल रहा है। अधिकांश ब्राइट स्पॉट जो है इस वाले रीजन में देखने को मिल रहा है। कुछ इनको यहां भी दिख रहा है, कुछ इनको यहां भी दिख रहा है, कुछ इनको यहां भी दिख रहा है, यानी कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो ऐसे डेविएट कर जा रहा है, टकरा करके इधर भाग जा रहा है, टकरा करके इधर भाग जा रहा है। किससे टकरा करके, जो एटम्स के भीतर प्रोटॉन्स हैं उससे टकरा करके, तो उन सारे से टकरा करके जो है अल्फा पार्टिकल इधर जा रहा है। पता कैसे चला भाई, यहां पर आकर के स्क्रीन से वो अल्फा पार्टिकल टकराया, यहां पर ब्राइट स्पॉट बन गया तो समझ गए कि भाई यहां पर भी अल्फा पार्टिकल आकर के टकराया है। यहां पर ब्राइट स्पॉट मिला तो यहां पर भी अल्फा पार्टिकल आकर के टकराया है। उन्होंने देखा कि ठीक सामने, मान लो कि एक एटम है, मानकर चलिए कि एक ही एटम है, इसमें ना एक सिंगल एटम है मानकर चलो आप, तो इन्होंने देखा कि ठीक सामने जो है ब्राइट स्पॉट नहीं बना है, यानी हर जगह इनको स्पॉट दिख रहा है लेकिन इसके ठीक सामने जो है डार्क स्पॉट नजर आया, ब्राइट स्पॉट नजर नहीं आया। इससे इनको ये आइडिया लगा, अच्छा किसी तरीके से इधर भी स्क्रीन रख दिया तो यहां पर डार्क स्पॉट नहीं बना, इसके ठीक विपरीत यहां पर बना, इधर जो स्क्रीन रखा गया था इधर बना। तो इससे इनको ये समझ में आया कि एक अल्फा पार्टिकल जो है ऐसे गया और टकरा करके सीधा यहीं पर लौट आया, पूरा 180 डिग्री से, जैसा कि इस वाले पिक्चर में दिखाया गया है, इस वाले पिक्चर में दिखाया गया है। अच्छा पूरा का पूरा मिट गया, अब वापस नहीं आ सकता, तो आप ध्यान में रखना क्या सब आपको कहा गया था जोड़ डालते हुए। यहां पर देखो ऐसे एरो बनाकर दिखाया गया है और फिर ऐसे उल्टा एरो दिखाया गया है, तो ये वही चीज है। यहां पर जो स्क्रीन रखा गया था यहां पर कोई ब्राइट स्पॉट नहीं बना, लेकिन ठीक इसके विपरीत यहां पर जो स्क्रीन रखा गया था यहां पर ब्राइट स्पॉट बना, यानी कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो टकराते हैं एटम से और 180 डिग्री से लौट जाते हैं। बोल सकते हो जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से लौट गए, जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से लौट गए, ठीक। यहां पर आप देख सकते हो ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है वो ऐसे सीधे निकल जाते हैं, कुछ जो है थोड़े बहुत एंगल से डेविएट करते हैं और कुछ तो ऐसे थे जो सीधा 180 डिग्री से घूम करके चले आए हैं। तो उन्होंने जो उम्मीद किया था, क्या उम्मीद किया था भाई, यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। उन्होंने उम्मीद किया था विक्षेपित होंगे, क्योंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इसके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। अगर हम प्रोटॉन से तुलना करते हैं तो उसके तुलना में जो है अल्फा कण भारी है, तो एक हल्की चीज को भारी चीज जब टक्कर मारेगा तो क्या होगा, ज्यादा डेविएट थोड़ी होगा, उसको तोड़ फोड़ कर वो आगे निकल सकता है, या डेविएशन भी होगा थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि
टक्कर जो मार रहा है वो भारी है और काफी ज्यादा स्पीड में है, राइट। लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। इससे निम्नलिखित परिणाम मिले। जैसा रदरफोर्ड ने सोचा था उसके ठीक उल्टा रिजल्ट उनको देखने को मिला इस एक्सपेरिमेंट में। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, इसका अनुमान उन्होंने लगाया था। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कणों से विक्षेपित हुए, इसका भी अनुमान उन्होंने लगाया था। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया, 180 डिग्री से लौट गया। यानी 12,000 कण को एटम से गुजारा जा रहा है तो उसमें से एक कण, एक अल्फा पार्टिकल जो है ठीक 180 डिग्री पर वापस आ गया। भाई यहां से छोड़ा गया अल्फा पार्टिकल को, राइट, और इसी रास्ते ऐसे लौट गया। बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे, लिखा है ना 12,000 कण में से, 12,000 कण में से जो है एक कण वापस आ गया। कौन सा कण? अल्फा पार्टिकल की बात की जा रही है। रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौट कर आपको ही चोट पहुंचाता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये कितना आश्चर्यजनक बात है, ये कितना आश्चर्यजनक बात है, अगर आपको ये फील नहीं आ रहा है तो आप यहां पर फील कर लो कि 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौट कर आपको ही चोट पहुंचाता है। टिश्यू पेपर, भाई टिश्यू पेपर कितना ही पतला होता है। 15 इंच का तोप का गोला लेते हैं और फायर करते हैं टिश्यू पेपर के ऊपर, है ना, टिश्यू पेपर को फायर करते हैं। वो जो गोला है टिश्यू पेपर से टकरा करके आपको ही चोट पहुंचा देता है। सोचो जब आप फायर करेंगे इस गोले को टिश्यू पेपर पर तो आप क्या उम्मीद करेंगे? भाई इस टिश्यू पेपर को चीरते फाड़ते वो गोला निकल जाएगा, यही तो आप उम्मीद करेंगे। टिश्यू पेपर के पास भाई जान ही कितनी है, एकदम से हल्का है, तेज एक गोला आ रहा है, इस पर हिट किया तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि इसको फाड़ करके वो आगे निकल जाएगा। लेकिन हुआ क्या, टिश्यू पेपर से टकराया और बैक करके आपको ही चोट पहुंचाया, यानी इससे टकरा करके लौट गया, फाड़ नहीं पाया इसको वो गोला। तो आप हैरान हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। कुछ वैसा ही हैरान जो है रदरफोर्ड हुए थे अपने इस वाले टाइम में। इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को और अच्छे से समझने के लिए आइए एक एक्टिविटी करते हैं खुले मैदान में। मान ले कि एक बच्चा अपनी आंखों को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है, उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहें। प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने के साथ ही वह एक आवाज सुनेगा, राइट। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो वह 10 बार आवाज सुनेगा। एक बच्चा है, मान ली कि मैं वो बच्चा हूं या फिर आप एक बच्चा है, मान लो आपके सामने दीवार है, आंख आप बंद कर देंगे और 10 बार आप पत्थर फेंकेंगे। जब जब आप पत्थर फेंकेंगे तो आपको एक आवाज सुनाई देगी पत्थर के टकराने की दीवार से। अगर आप 10 बार पत्थर फेंकते हैं तो 10 बार आपको आवाज सुनाई देगी, राइट। अब देखो आंखें आपकी बंद है, ठीक, लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई 4 दीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे में नहीं टकराएंगे और कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी। अब दीवार हटा दो, अब तार से घेरा गया है, एक बाउंड्री है चारों तरफ से जो तार से घेरा गया है। अब आप पत्थर फेंको, आंखें बंद करनी है आपको, आंखें बंद करके पत्थर को फेंकनी है। तो क्या होगा, अधिकांश पत्थर जो है वो सीधा ही निकल जाएगा, अधिकांश पत्थर सीधा निकल जाएगा बिना तार को टच किए, बिना तार से टकराए जो है अधिकांश पत्थर निकल जाएगा, राइट। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि तार के घेरे हैं तो बीच में क्या है, गैप है, इस गैप से जो पत्थर है वो निकल जाएगा। तार से नहीं टकराएगा वो पत्थर जो है निकल जाएगा, लेकिन कुछ पत्थर तार से टकरा सकता है, राइट। तो अगर निकल जाएगा तो फिर कोई आवाज जो है सुनाई नहीं देगी तार से टकराने की, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान हैं जिनके बीच से पत्थर जो है निकल जाता है। आई होप ये एक्टिविटी आपको समझ में आया होगा। इस तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग आपसे पूछा जाता है, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को क्या कहा जाता है, प्रयोग को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे अल्फा कण प्रकीर्णन, राइट। तो जो इन्होंने ये प्रयोग किया इनके क्या परिणाम निकलते हैं, इनके क्या रिजल्ट निकलते हैं, देख लो आप। परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली है,
क्योंकि अधिकांश अल्फा पार्टिकल जो है सीधे निकल गए थे, इसीलिए अधिकांश भाग क्या है, खाली है। क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं, इससे पता चला कि अधिकांश भाग खाली है एटम के भीतर। बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धन आवेशित भाग बहुत कम है। बहुत ही कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे ये आइडिया लगता है कि परमाणु के भीतर क्या है कि धन आवेशित भाग बहुत ही कम है। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए, सीधे वो लौट गए उसी पाथ पर, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धन आवेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। एक तो अल्फा पार्टिकल हैवी है, स्पीड भी ज्यादा है, सीधे ऐसे जाता है और 180 डिग्री से टकरा करके लौट जाता है। इसका मतलब कि जो सेंटर है, जो भीतर का भाग है एक, जो कि बहुत ही कम आयतन में है, वहां पर बहुत ज्यादा द्रव्यमान है और बहुत ज्यादा आवेश है। तो इससे यह आइडिया लगा कि जो एटम है उसका पूर्ण धन आवेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर जो है बहुत कम आयतन में सीमित है, क्योंकि 12,000 अल्फा पार्टिकल को जब टकराया जाता है उसमें से एक जो है लौट करके आता है 180 डिग्री पर। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि बहुत छोटे से भाग में जो है उसका पूरा का पूरा द्रव्यमान केंद्रित है और आवेश जो है धन आवेश केंद्रित है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। तो रदरफोर्ड ने क्या दिया, नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके लक्षण क्या थे। परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। न्यूक्लियस की खोज किसने की, परमाणु के भीतर नाभिक की खोज किसने की, तो आप बोलेंगे रदरफोर्ड ने की। कोशिका के भीतर नाभिक की खोज किसने की थी, अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कोशिका के नाभिक की खोज किसने की थी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कोशिका वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन परमाणु का जो नाभिक होता है उसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने एक्सपेरिमेंट के बाद, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बाद। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। परमाणु का केंद्र क्या है, धन आवेशित है, यानी सारे के सारे जो धन आवेश है वो परमाणु के केंद्र में है, जिसे नाभिक कहा जाता है। और पूरे परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कहाँ केंद्रित है, वो नाभिक में ही केंद्रित है। पूरा का पूरा मास जो है एटम के सेंटर में है और पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी सेंटर में है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, यानी कि सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं। जो धन आवेश है वो केंद्र में है, पूरे एटम का द्रव्यमान केंद्र में है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है भीतर में, तो उस केंद्र का चक्कर लगा रहा है। जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं, जैसे पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक वैसे ही आप यहां पर मान सकते हो कि केंद्र में नाभिक है, जहां पर संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है, धन आवेश केंद्रित है, और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है केंद्र के बाहर। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। एक एटम का जो साइज होता है उसके तुलना में उसके नाभिक का साइज बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। कितना कम होता है, अगर नाभिक का साइज मान लीजिए कि 10⁻⁻10 मीटर है, तो सॉरी एटम का साइज अगर मान लीजिए कि 10⁻⁻10 मीटर है, तो जो नाभिक का साइज है वो 10⁻⁻15 मीटर है। समझे आप? तो इतना आप बोल सकते हो कि यानी 10⁵ गुना छोटा है। जो नाभिक है परमाणु की तुलना में वो 10⁵ गुना क्या है कि छोटा है। तो एटम से अगर हम कंपेयर करते हैं न्यूक्लियस को तो काफी छोटा है, एटम के साइज की तुलना में न्यूक्लियस का साइज काफी छोटा है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, अब देखो इनके मॉडल में क्या कमी थी। वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभावित नहीं है। देखो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि संपूर्ण द्रव्यमान जो है केंद्र में निहित है, जो पूरा का पूरा धन आवेश है वो केंद्र में निहित है नाभिक में, और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है, ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। मैंने आपसे कहा जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं ठीक वैसे ही।
कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने उंगली उठाया रदरफोर्ड पे और कहा इसको समझा करके बताओ, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप समझा दो, एक्सप्लेन कर दो, मान जाऊंगा मैं कि ऐसा ही होता है। मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्वेश्चन रेज किया था रदरफोर्ड के ऊपर। क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। एक सर्कल में कोई भी चीज घूमे तो त्वरित गति होती है। अगर मान लीजिए आप सर्कल में रोटेट करते हो, भले ही आपकी स्पीड नियत है, भले ही आपकी जो चाल है वो नियत है, कांस्टेंट है, लेकिन अगर आप सर्कल में घूमते हैं, वृत्त में घूमते हैं, तो आपके पास त्वरण होता है। तो इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है, मतलब इसके पास क्या है, त्वरण है, एक्सेलरेटेड है, त्वरण है। त्वरण के दौरान आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल है, इसके ऊपर चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऊर्जा का विकिरण होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चार्ज पार्टिकल है, जब ये एक्सेलरेट करेगा, जब इसके पास त्वरण आएगा, जो कि सर्कुलर मोशन में घूमने के बाद आएगा ही आएगा, राइट, त्वरण आएगा, तो इससे क्या होगा कि ऊर्जा जो है विकिरित होगी, यानी यहां से ऊर्जा जो है निकलेगी, ऊर्जा का विकिरण होगा, एनर्जी जो है रेडिएट करेगी, एनर्जी जो है एमिट होगी। यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसके पास त्वरण है, तो वहां से ऊर्जा निकलेगी। वहां से क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा निकलेगी तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो वो कम होती चली जाएगी। इस प्रकार अस्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। भाई ऊर्जा जो विकिरित इलेक्ट्रॉन करेगा उसके बाद नाभिक से क्यों टकरा जाएगा, क्योंकि ऊर्जा जो विकिरित इलेक्ट्रॉन करेगा धीरे धीरे इसकी ऊर्जा जो है वो खत्म होने लगेगी। ठीक ऐसे मानकर चलो ना आप कि किसी ग्राउंड का आप चक्कर लगाते हो, चक्कर लगाते लगाते आपकी ऊर्जा जो है वो घटने लगती है, घटते 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 क्या होगा, आप बेहोश हो जाएंगे और आप गिर पड़ेंगे। कुछ वैसा ही मानकर चलो। तो वैज्ञानिकों ने कहा, खास करके मैक्सवेल ने, कि जो इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाता है इसके चारों ओर, वहां से तो ऊर्जा विकिरित हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन है। तो उनका कहना था कि ऊर्जा जब घटेगी तो धीरे धीरे ये जो सर्कुलर पाथ है ना, ये छोटा होता चला जाएगा, ऐसे छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, ऐसे आते 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 न्यूक्लियस से आकर के टकरा जाएगा। अगर न्यूक्लियस से आकर के, नाभिक से आकर के इलेक्ट्रॉन जो टकरा जाएगा, इसका मतलब जो परमाणु होगा वो अस्थायी होगा, वो अस्थिर होगा। अगर परमाणु अस्थिर होगा तो परमाणु एग्जिस्ट नहीं करेगा, और परमाणु अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो पदार्थ कैसे बनेगा, पदार्थ का एग्जिस्टेंस कैसे होगा। लेकिन हम जानते हैं कि पदार्थ जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, पदार्थ एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हमें पदार्थ दिखते हैं, पदार्थ एग्जिस्ट करते हैं, मैटर जो है एग्जिस्ट करते हैं, पदार्थ जो है हमें दिखते हैं। इसका मतलब परमाणु अस्थायी है। परमाणु देखो अस्थायी हो ना तभी पदार्थ बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो मैक्सवेल ने जो कहा उसके हिसाब से परमाणु तो अस्थिर होता है, लेकिन हम जानते हैं परमाणु अस्थायी है। इसका मतलब रदरफोर्ड जो है बता रहे हैं वैसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। या फिर यूं बोल दो कि रदरफोर्ड जो है नहीं समझा पाए, मैक्सवेल को जो है ये नहीं समझा पाए कि अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये एनर्जी एमिट क्यों नहीं करेगा। रदरफोर्ड जो है नहीं समझा पाए, ये इनकी एक कमी थी। रदरफोर्ड के बारे में आप याद रखेंगे, एक टाइम था जब इन्हें कहा जाता था नाभिकीय भौतिकी का जनक, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता था इनको। रेडियो एक्टिविटी के ऊपर इनका काफी ज्यादा योगदान रहा है, राइट, रेडियो एक्टिविटी पर इनका काफी ज्यादा योगदान रहा है। सोने की पन्नी द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वे प्रसिद्ध हुए। 1908 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। 1908 में जो है फिजिक्स में इनको नोबेल प्राइज मिला था। काफी फेमस हुए थे किसके लिए, यही परमाणु के भीतर जो नाभिक है इसकी खोज के लिए, और रेडियो एक्टिविटी के ऊपर इनका काफी ज्यादा योगदान रहा था, और नाभिकीय भौतिकी का जनक इनको माना जाता था। अब आइए बोर का परमाणुविक मॉडल। हम लोगों ने जे थॉमसन का देखा, रदरफोर्ड का देखा। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसे नाभिकीय मॉडल कहा जाता है, परमाणु का नाभिकीय मॉडल। अब आइए हम देखते हैं बोर का परमाणुविक मॉडल। रदरफोर्ड नहीं समझा पाए कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो एनर्जी एमिट क्यों नहीं करेगा और क्यों नाभिक से जाकर के वो नहीं टकराएगा, यानी परमाणु अस्थाई है तो कैसे, रदरफोर्ड नहीं समझा पाए। तो आते हैं नील्स बोर। नील्स बोर आते हैं और रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए इन्होंने
अपना जो है मॉडल दिया। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। देखो इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। पहले तो इन्होंने ये कहा, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में जाकर के घूम लेगा। इलेक्ट्रॉन जो कक्षा में घूमता है वो एक निश्चित कक्षा होता है, फिक्स्ड ऑर्बिट होता है, निश्चित कक्षा होता है, एक निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकता है। इन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जैसे ये नाभिक है तो इलेक्ट्रॉन इस वाले कक्षा में घूम सकता है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इस वाले कक्षा में घूम सकता है, इस वाले कक्षा में घूम सकता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी घूम लेगा, जिस भी कक्षा में घूमेगा उसी कक्षा में वो घूमता रहेगा, उसी कक्षा में घूमता रहेगा। ऐसा नहीं है कि कभी वो ज्यादा सर्कुलर पाथ में घूमेगा, कभी कम सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ऐसा नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूम रहा है उसी में वो घूमता रहेगा। इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में घूमता है, या तो इसमें घूम सकता है या तो इसमें घूम सकता है, एक निश्चित कक्षा होगा। ऐसा नहीं होगी किसी भी कक्षा में घूम लेगा, किसी भी सर्कुलर पाथ पे घूम लेगा, ऐसा नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में डिस्क्रीट ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। बड़ा ही सिंपल है ना। मैक्सवेल ने कहा कि भाई जो ये इलेक्ट्रॉन है चार्ज पार्टिकल है, एक्सीलरेटेड है, एनर्जी एमिट जो है ये इलेक्ट्रॉन करेगा। नील्स बोर ने कहा नहीं करेगा, है ना। नील्स बोर ने कहा कि नहीं करेगा, नील्स बोर ने कहा कि नहीं करेगा। नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं और जब तक इलेक्ट्रॉन उस निश्चित कक्षा में घूमते हैं उनकी एनर्जी फिक्स होती है, उनकी एनर्जी जो है निश्चित होती है, उनकी एनर्जी घटती नहीं है। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन को x जूल एनर्जी चाहिए इस वाले कक्षा में घूमने के लिए, तो आप इलेक्ट्रॉन को x जूल एनर्जी दे दो, आप इलेक्ट्रॉन को x जूल एनर्जी दे दो। ये इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले ऑर्बिट में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, इसकी एनर्जी x जूल से कम नहीं होगी। मान लीजिए कि इस वाले ऑर्बिट में घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन को y जूल एनर्जी चाहिए जो कि इस x जूल से जो है ज्यादा है, तो आप इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी और एनर्जी दे दो, ये कूद करके सीधा इस वाले ऑर्बिट में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है धीरे धीरे ये सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा, ये कंप्लीट करेगा, ये कंप्लीट करेगा, ये कंप्लीट करेगा, नहीं, सीधा ये जंप कर जाएगा इस वाले ऑर्बिट में। डिस्क्रीट ऑर्बिट है ना, विविक्त कक्षा इसलिए कहा जा रहा है कि एनर्जी फिक्स है। इस ऑर्बिट में घूमने के लिए एनर्जी फिक्स है, इस वाले ऑर्बिट में घूमने के लिए एनर्जी फिक्स है। इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में घूमने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा दे दो, कूद करके इस वाले ऑर्बिट में घूमने लगेगा। जब तक इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक ये इसी में घूमता रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई y जूल चाहिए, उससे थोड़ी सी कम एनर्जी हमने दे दी इलेक्ट्रॉन को तो ये इस वाले ऑर्बिट के एकदम पास में आकर के चक्कर मारेगा, ऐसा नहीं होगा। जब तक इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी इसी वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। जैसे ही एनर्जी मिलेगी कूद करके इस वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चला आएगा। ये होता है विविक्त कक्षा का मतलब, राइट। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा विकिरित नहीं होती है, ऊर्जा का कोई एमिशन नहीं होता है इलेक्ट्रॉन से। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ये जो है ना, ये यहां देख लो बनाया गया है, इसे कहा जाता है विविक्त कक्षा, इसे कहा जाता है कोश, इसे कहा जाता है कक्षा, इसे कहा जाता है ऊर्जा स्तर। क्यों बोलते हैं ऊर्जा स्तर भाई? क्योंकि इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इस कक्षा में घूमने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इस कक्षा में घूमने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, अपने मन से मैं मान रहा हूं, ठीक है, कि इस वाले कक्षा में घूमने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, इस वाले कक्षा में घूमने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन एनर्जी चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस वाले कक्षा में घूमने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस वाले में घूमने के लिए मान लो कि 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन जो इस वाले कक्षा में घूम रहा है इसके पास एनर्जी कितनी है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब तक ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूमता रहेगा ना, इसके पास इतनी ही एनर्जी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लो हमने कुछ ऊर्जा दे दी, एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब हो जाती है, फिर भी ये इसी वाले कक्षा में घूमेगा। हम और देंगे, जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी ये इलेक्ट्रॉन कूद करके इसमें चला आएगा और इस वाले ऑर्बिट में घूमना अब चालू कर देगा। तो अलग अलग
अलग अलग स्तर में घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन को अलग अलग ऊर्जा चाहिए, इसीलिए ऊर्जा स्तर कहा जाता है इसको। अलग अलग क्या है, एनर्जी लेवल है, राइट, एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल है। कोश को हम लोग क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि देखो नाभिक है, नाभिक के जस्ट बाहर वाला जो एनर्जी लेवल होगा, ऊर्जा स्तर होगा, या फिर कोश होगा, या फिर कक्षा होगा, उसे हम लोग के कक्षा बोलेंगे। के कक्षा यानी कि n बराबर 1, n जो है एनर्जी लेवल को बताता है, तो n बराबर 1 यानी कि पहला एनर्जी लेवल, और उसे हम लोग के कक्ष भी बोलते हैं। n बराबर 2 यानी कि दूसरा एनर्जी लेवल, जिससे हम लोग नाम देते हैं l कक्ष। यानी जब आपसे कहा जाए l कक्ष तो आप समझ जाएंगे कि दूसरा एनर्जी लेवल है, नाभिक के जस्ट बाहर वाला पहला, उसके बाद वाला दूसरा, उसके बाद वाला तीसरा, उसके बाद वाला चौथा। n बराबर अगर 3 है यानी कि m कक्ष, n बराबर 4 है यानी कि n कक्ष, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा चौथे एनर्जी लेवल को क्या कहा जाता है, तो आप बोलेंगे n कक्ष। तीसरे एनर्जी लेवल को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे m कक्ष, राइट। ये कक्षाएं या कोश के LMN या संख्याओं 1 2 3 4 के द्वारा दिखाई जाती है। अब आपसे कुछ प्रश्न पूछा जाता है किताब में, आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है। परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखो थॉमसन ने क्या कहा था, थॉमसन का परमाणु मॉडल फेल हो गया। उन्होंने कहा था पूरा जो परमाणु है धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं, ये चीज तो इनका गलत साबित हो गया। लेकिन उन्होंने कहा था कि परमाणु के भीतर जितने परिमाण में धन आवेश होते हैं उतने ही परिमाण में ऋण आवेश होते हैं, इसीलिए परमाणु जो है उदासीन होते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के भीतर जो है धन आवेशित कण विद्यमान होता है, धन आवेशित कण विद्यमान होता है, यानी कि प्रोटॉन जो है विद्यमान होता है, मौजूद होता है। 3 कक्षाओं वाले बोर्ड के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। 3 कक्षा उनमें होने चाहिए। भाई पहले वाले कक्षा को के कक्ष कहा जाता है, दूसरे वाले को एल कक्ष कहा जाता है, और तीसरे वाले को एम कक्ष कहा जाता है ना। n बराबर 1 के कक्ष, n बराबर 2 एल कक्ष, n बराबर 3 कक्ष, यही था ना। देखो KLMN। तो इसका आपको पिक्चर बनाना है, तो पिक्चर कैसे बनाओगे, बीच में दिखा दोगे कि भाई ये नाभिक है जो कि धन आवेशित होता है। पहला कक्ष आप बनाओगे, पहला कोश बनाओगे, दूसरा कोश बनाओगे, तीसरा कोश बनाओगे, हो गया, है ना। पहला कोश के, दूसरा कोश L, तीसरा कोश M। कोश बोल दो, कक्ष बोल दो, एनर्जी लेवल बोल दो, बात एक ही है। क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव होगा? बिल्कुल होगा। अगर सोने की पन्नी के अलावा अगर हम दूसरे धातु की अगर हम पन्नी लेते हैं तो भी ये जो एक्सपेरिमेंट है उस पर लागू हो जाएगा, क्योंकि भाई सारे ही एटम, यहाँ पर जो एटम के बारे में बातें कही गई हर एटम पे लागू होगा ना, हर एटम पे वो बातें जो है लागू हो जाती है। तो चाहे आप किसी भी धातु की पन्नी उठाकर ले लो, ये एक्सपेरिमेंट जो है उस पर लागू होने वाला है, क्योंकि हर पदार्थ के भीतर एटम है और एटम की संरचना जो है वो एक जैसी है पदार्थ के भीतर, राइट। कि नाभिक होता है केंद्र में, पूरा द्रव्यमान केंद्र में होता है, पूरा का पूरा जो धन आवेश है वो केंद्र में होता है। ये सब हर एटम के लिए सही है। तो आप किसी भी धातु से बने हुए पन्नी को उठा लो, वहां पर ये एक्सपेरिमेंट आप लगा दो, सेम चीज आपको दिखेगा। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। परमाणु के भीतर अब तक पता चला कि प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। 1932 में जेम्स चैडविक ने एक अपरमाणु कण को खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। हमने देखा थोड़ी देर पहले कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ जो प्रोटॉन है उसको 1 यूनिट माना गया था, है ना, 1 यूनिट माना गया था। एग्जैक्ट मास कितना है हम लोग देखेंगे, फिलहाल आप ये समझो कि 1 इकाई है। जैसे चार्ज को अगर हम प्रोटॉन के ऊपर अगर हम चार्ज देखते हैं, चार्ज क्यू ये चार्ज को दिखा रहा है, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज देखते हैं तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मैंने आपको बताया, और इसको 1 यूनिट मान लिया गया है। किसको? इस मान को 1 इकाई मान लिया गया है, और प्रोटॉन के मास को 1 इकाई माना गया है, और ये आवेश माना गया है। 1932 में जाकर के एक और सब एटॉमिक पार्टिकल यानी एक और ऐसे कण की खोज होती है जो कि परमाणु के भीतर ही पाया जाता है, उस पर कोई चार्ज नहीं है,
उस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन पे अगर हम चार्ज बताते हैं तो ये जीरो है, कोई चार्ज नहीं है, आवेश है ही नहीं। लेकिन अगर हम मास की बात करते हैं तो जितना मास प्रोटॉन का होता है उतना ही मास न्यूट्रॉन का होता है, यानी द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर और आवेश है ही नहीं, द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर और आवेश है ही नहीं, समझे आप। तो अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है परिमाण में उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, नेचर में अपोजिट होते हैं। द्रव्यमान की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम लोगों ने क्या माना, जीरो माना है, बहुत ही हल्के होते हैं। पर अगर हम प्रोटॉन से तुलना करें तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत ही हल्के होते हैं। तो हम ये मानकर चलते हैं एक परमाणु का जो अपना पूरा द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण उनका द्रव्यमान जो है बहुत ही कम होता है, राइट। तो इसका नाम क्या है, न्यूट्रॉन पड़ा, जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर जो इस सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करी जेम्स चैडविक ने, उसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वो कौन सा तत्व है जिसके परमाणु के भीतर ये न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन। सामान्यतः न्यूट्रॉन को n से दर्शाया जाता है, इलेक्ट्रॉन को E- से दर्शाया जाता है, प्रोटॉन को P+ से दर्शाया जाता है और न्यूट्रॉन को सिंपली n से दर्शाया जाता है। कोई चार्ज ऊपर नहीं देंगे क्योंकि अनावेशित है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। ये न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होता है, प्रोटॉन भी परमाणु के नाभिक में होता है। यानी अब आप ये बोल सकते हो कि देखो भाई, नाभिक के भीतर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है और नाभिक के बाहर क्या है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये बोल सकते हो आप, ठीक। आपने परमाणु का द्रव्यमान पढ़ लिया। एग्जाम्पल के तौर पर हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। यह परमाणु द्रव्यमान किसके कारण है, यह परमाणु द्रव्यमान जो है इस नाभिक के भीतर जो प्रोटॉन है, ये जो प्रोटॉन है और ये जो न्यूट्रॉन है, इसके द्रव्यमान के कारण ये 4U मिलता है। तो एक परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसके कारण होता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, कुछ इलेक्ट्रॉन अंदर एक्स्ट्रा आ जाए एटम के भीतर, इससे परमाणु द्रव्यमान में हम लोग कोई चेंज नहीं दिखाते हैं। तो दोस्तों, परमाणु संरचना का ये पार्ट 1 जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले वाले पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। इस वाले पार्ट को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जो है पार्ट 2 पढ़ने में आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और लाइक देने में कंजूसी मत किया कीजिए, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो अब तो कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।